स्टूल के एमसीक्यू अपन ने कल किए हैं, आज अपन सीमेन के एमसीक्यू करेंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को अपन लेते हुए चलते हैं। और भी लोगों के मैसेज आ गए मुकाम के, सखाराम के अलावा। चलो महेंद्र के आ गए, ओके। चलो तो शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है ना, मैं डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। क्वेश्चन था हमारा पहला वाला, विच ऑर्गन सीक्रेट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सीमेन। कौन सा ऑर्गन जो होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में सीमेन सीक्रेट करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, थ्योरी की क्लास में मैंने समझाया था आपको ये चीज। ये क्वेश्चन एक्चुअली वाइवा का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली वाइवा में बहुत जगह, जहाँ पे इंटरव्यू में एग्जाम होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है। सबको यही लगता है कि टेस्टिस से सीमेन निकलता है, लेकिन टेस्टिस जो होता है उससे सिर्फ और सिर्फ 5% ही सीमेन बनता है। हमारे जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस के थ्रू बनते हैं। लेकिन सबसे लार्जेस्ट अमाउंट की अपन बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट जो अमाउंट होता है वो सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल्स से सीमेन का सबसे लार्जेस्ट अमाउंट करीब 60% जो सीमेन होता है वो यहाँ से, सेमाइनल फ्लूइड जो होता है वो यहाँ से सीक्रेट होता है ना। टेस्टिस से सिर्फ 5% ही होता है। इसमें बड़े आप लोग कंफ्यूज हुए। इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स में बताऊं तो 55 में से 40 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 8 लोग ने पहला आंसर, जो ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे वो टेस्टिस पे ही गए। मैं देखो थ्योरी के टाइम पे मैंने यही चीज बोली थी कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि टेस्टिस ही सीमेन बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। टेस्टिस से सिर्फ स्पर्म बनते हैं हमारे ना, टेस्टिस से सिर्फ स्पर्म बनेंगे। देखो एक चीज जरूर ध्यान रखना आप, क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऑर्गन है जिससे स्पर्म बनते हैं, अगर क्वेश्चन स्पर्म के लिए होता तो हमारा टेस्टिस आंसर बिल्कुल सही होता, अगर सिर्फ स्पर्म का पूछा जाता। लेकिन स्पर्म ना पूछा जाए और उन्होंने अगर सीमेन का पूछ लिया है, तब हमारा आंसर जो होगा वो सेमाइनल वेसिकल बिल्कुल सही आंसर होगा। सोनू ने कहा कि सर मैंने तो यही दिया था पर गलत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता सोनू, गूगल फॉर्म में जो आप डालोगे वही आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने चौथा डाल रहे हैं और पहला अपने आप टिक हो जाए ना। चलो भाई कोई बात नहीं, अगर गलत हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं है। डायरेक्ट अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो इसकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ना, हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो सिर्फ स्पर्म बनाते हैं। उन स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है हमारा ये इपिडिडाइमस है ना। और इपिडिडाइमस के बाद में फिर अपन ने यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स देखी थी। यहाँ पर है ना, ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारे सेमाइनल वेसिकल्स है ना। और ये यहाँ से सेमाइनल फ्लूइड निकलता है, करीब 60% फ्लूइड यहाँ से निकलता है। तो मेजर, सबसे मेजर जो पोर्शन होगा वो यही होगा, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत पोर्शन ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो भी करीब 40%, 35 से 40% करीब निकालती है ना। लेकिन टेस्टिस जो होते हैं वो सिर्फ 5% ही, मतलब हमारे स्पर्म को ही बनाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। सीमेन एग्जामिनेशन इज डन फॉर, हम सीमेन करते हैं तो किस लिए करते हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन बड़े बेसिक से मैंने डाले हैं ना। ज्यादातर अपन थ्योरी में मैंने इस तरह के पॉइंट्स मैं डालता नहीं हूं। कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं भाई, आपको जो नोट्स मिल रहे हैं वो बहुत शॉर्ट नोट हैं। और एक चीज पे आप जरूर फोकस करना, उसमें ज्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बार बार पढ़ना है, आपको मेमोराइज करना है। लेकिन जो एकदम बेसिक से पॉइंट्स रहते हैं जो आपके समझने वाले रहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ले लो आप। इस क्वेश्चन में लिखा है कि सीमेन जो एग्जामिनेशन होता है हम किसके लिए करते हैं। अगर इस तरह के बेसिक पॉइंट्स अगर अपन नोट्स में इंक्लूड कर दें तो नोट्स हमारे बहुत लेंदी हो जाएंगे, फिर अपन नोट्स से पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। बुक के बाद में जब अपन नोट्स बनाते हैं तो उसका अपना मेन पर्पस यही होता है कि हमको कोई ऐसी चीजें उसमें से निकालना है जिन्हें हमें बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। सीमेन एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, ये आपने अगर दिमाग में बिठा लिया, एक बार पढ़ लिया तो गलती होने के चांसेस ही नहीं है, याद करने के रटने के चांसेस ही नहीं है। सीमेन एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो मेल इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं, है ना। थ्योरी के क्लास में जितने भी ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। अलग से जब अपन क्लास चलते हुए चलते हैं तो वो जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे कवर होते हैं। तो वो आपको अपने दिमाग में बिठाते हुए चलना है। सीमेन एग्जामिनेशन का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है
कि कोई एक पैसा पर्सन, कोई ऐसा पेशेंट जिसके बच्चे नहीं हो पा रहे हों, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं बच्चे होने का ना कारण बच्चे ना होने के कारण कहीं ये तो नहीं कि मेल जो पेशेंट है उसके सीमेन में कोई कमी तो नहीं है, वो ही कमी चेक करते हैं अपन। ठीक है, दूसरे नंबर पे वैसे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा, 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए इसमें। 18 लोगों ने आल लिख दिया आंसर कि हम पेनिस का भी फंक्शन देखेंगे, प्रोस्टेट का भी। नहीं भाई, पेनिस का फंक्शन या प्रोस्टेट का फंक्शन का कोई मतलब नहीं होता सीमेन से, है ना। पेनिस अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्रोस्टेट का भी मेन फंक्शन अपन सीमेन में नहीं देखते है ना। सीमेन में हालांकि रोल है उसका थोड़ा सा, लेकिन मेन जो फंक्शन है सीमेन करने का, जो रीजन है वो यही है कि अपन मेल इनफर्टिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट फंक्शन के लिए अपने अपना एसिड फॉस्फोरेट टेस्ट होता है या प्रोस्टेट के लिए, है ना, तो पीएसए। ठीक है, तो सीमेन सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी के लिए। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। व्हाट इज नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम फॉर सीमेन? इस क्वेश्चन में व्हाट्सएप पे आप लोग बड़े मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। एक्चुअली बुक में कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अपन पढ़ते हैं कि एक बुक में कुछ वैल्यू अलग है, दूसरे बुक में कुछ वैल्यू अलग है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हमेशा आप रेफरेंस बुक सबसे प्रियोरिटी पे गॉडकर को रखो। गॉडकर के बाद में सेकंड नंबर की प्रायोरिटी जो रहती है वो ओची की रहती है ना। हालांकि मैं पढ़ते टाइम ओची को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ओची में थ्योरी जो है वो थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छा पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन बड़े अच्छे से समझाया गया है ओची की बुक में। क्वेश्चन को देखो आप, नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन था और आपके पास 4 ऑप्शन थे। भाई आप गॉडकर की बुक चेक करना, 20 से 30 मिनट ही नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम होता है। अब कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर 30 से के ज्यादा हो या 1 घंटे तक भी हो तो हम उसे नॉर्मली मानते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लिक्विफिकेशन नॉर्मल तो 20 से 30 मिनट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेंथी हो तो अपन उसको ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन में नहीं मानते, है ना, फिर उसकी कंडीशन अलग है। लेकिन 1 घंटे से जब ज्यादा होता है तो अपन उसको एबनॉर्मल कंडीशन में मानने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब रेंज की बात करी जाएगी, आपसे रेंज पूछी जाएगी किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल लिक्विफिकेशन टाइम होता कितना है, तो नॉर्मल रेंज आपको यही याद रखना है। और नोट्स पे भी आप फोकस करोगे तो नोट्स में भी विद इन 30 मिनट, मैंने नोट्स में लिखा है कि 30 मिनट के अंदर ही लिक्विफाई हो जाना चाहिए एक नॉर्मल पेशेंट का। ठीक है, हाँ मोर देन 30 नहीं होता भाई, है ना। अपन उसको कंसीडर नहीं करते, मोर देन 30 को अपन एबनॉर्मली मानते हैं ना। हालांकि कुछ बुक में 1 घंटे से ज्यादा वो एबनॉर्मली माना गया है। ठीक है, बाकी गॉडकर को मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, हमेशा आप भी गॉडकर को एकदम फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस देना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं, हालांकि बहुत ज्यादातर लोगों ने सही दिया इसका, 45 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 10 लोग इसमें कंफ्यूज हुए, और जो लोग कंफ्यूज हुए थे वो उसी क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं 30 से 60 मिनट में, कि 60 मिनट तक भी हो सकता है ना। 60 मिनट ज्यादा लंबा टाइम है भाई, आधा घंटा ही लिक्विफाई, आधे घंटे के अंदर ही सीमेन जो होता है वो लिक्विफाई हो जाना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। देखो एक मैसेज है, मैं रिप्लाई देता हूँ उसके बाद बात करेंगे अपन। राहुल ने लिखा है कि सर आफ्टर इंसेमिनेशन 30 मिनट सीमेन फर्टिलाइज ओवन। बहुत बढ़िया, 30 मिनट के बाद में स्पर्म जो होता है वो जल्दी से ओवा को फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है ना। एक बार अगर लिक्विफाई हो गया तो लिक्विफाई होने के बाद स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटाइल हो जाते हैं, है ना। तो फिर अगर बहुत लंबा पीरियड होगा तो वो उनकी मोटिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे लॉस होती जाएगी। तो 30 मिनट के अंदर ही लिक्विफाई होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेमेन सीमेन या फिर सेमिनल, है ना, सेमिनल भी बोल सकते हैं इसको। सेमिनल डाइल्यूटिंग फ्लूइड डज नॉट कंटेन, सीमेन का जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसमें इसमें से कौन सी चीज नहीं होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में भी आप देखोगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये 4 चीजें हैं, इनमें से एक चीज नहीं होगी, ये आपको बताना था। इसमें बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, आधे लोगों का ही इसमें, आधे से भी कम 55 लोगों के रिस्पॉन्स हैं मेरे पास में
26 लोगों के आंसर सही थे इसमें। कौन सा नहीं होता भाई? एसिटिक एसिड, चौथा नंबर जो ऑप्शन में है, ये नहीं होता। इसको अपन थोड़ा समझते हैं। देखो, कोई भी रिएजेंट बन रहा है, कोई भी सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसमें जो भी कंपोजिशन अपन बना रहे हैं, हर एक कंपोजिशन, जो भी चीज ऐड कर रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन है। सीमेंट डाइल्यूटेंट फ्लूइड जब बनेगा तो उसमें अपने तीन चीजें ऐड होती हैं, एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, और तीसरा होता है फॉर्मलिन। ये तीन चीजें ऐड होती हैं। अब ये तीनों चीजें अपन ने ऐड क्यों की हैं, उन पे अपन जरा फोकस करें। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो पीएच को मेंटेन करके रखता है, पहली चीज है ना, और डाइल्यूट करता है। पानी की जगह पर सोडियम क्लोराइड को ले ले तो वो पानी ज्यादा अच्छे से डाइल्यूट करेगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मलिन जो होता है वो स्पर्म को फिक्स करने का काम करता है, फिक्स कर देता है स्पर्म को कि वो डेड ना हो, मतलब स्पर्म के अलावा कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, या और फिक्सेटिव अपन ने प्रिजर्व ना, फॉर्मलिन जो है वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। अपन ने, आपको याद होगा फॉर्मलिन जब पढ़ी थी अपन ने, यूरिन के टाइम पे भी पढ़ी है, स्टूल के टाइम पे पढ़ी है। फॉर्मलिन जो होता है वो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। हिस्टोपैथोलॉजी में फॉर्मलिन बड़ा मेन प्रिजर्वेटिव है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, अब इस पे फोकस करो आप। देखो, सीमेन जो होता है वो अपना एल्कलाइन वाला फ्लूइड होता है, एल्कलाइन पीएच होता है इसका 8.0 के करीब इसका पीएच होता है। अगर एल्कलाइन से उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर दिया तो उसके जितने भी स्पर्म होंगे वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो स्पर्म हैं उनको आदत है एल्कलाइन पीएच में रहने की, है ना। एल्कलाइन पीएच में वो ज्यादा अच्छे से मोटाइल होते हैं, ज्यादा अच्छे से रह पाते हैं, ठीक है। तो उनको एल्कलाइन पीएच जरूर चाहिए ही चाहिए, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो सीमेंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड में इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड को, सॉल्यूशन को एल्कलाइन बना के रखे। एल्कलाइन बनाने के लिए बाइकार्बोनेट, फिक्स प्रिजर्वेटिव यूज करने के लिए फॉर्मलिन, और सोडियम क्लोराइड का यूज अपन पीएच को मेंटेन करने के लिए और डाइल्यूट करने के लिए अपन सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। अपना जितने भी डाइल्यूशन बनते हैं वो ज्यादातर सोडियम क्लोराइड से ही बनते हैं, नॉर्मल सलाइन अपन जिसको बोलते हैं ना। तो ये तीनों, अब देखो एसिडिक एसिड का अपन यूज नहीं कर सकते। आप देखो उसी में रिजेक्शन पे ही जा रहा था ये क्वेश्चन। एसिडिक एसिड का क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीमेन जो होता है वो हमारा एल्कलाइन होता है। अगर उसमें एसिड को ऐड कर दिया जाए, कोई भी एसिड, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, एसिड कोई भी हो, अगर एसिड ऐड कर दिया जाए तो सीमेन का जो पीएच होगा वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और एक बार एसिड नेचर का हो गया तो स्पर्म जो होंगे वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। स्पर्म को आदत है एल्कलाइन पीएच में रहने की, और एसिडिक एसिड अगर अपन ने ऐड कर दिया तो सारे जो स्पर्म होंगे वो सारे के सारे डेड हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं होता, तो भाई एसिड नहीं होता। एसिड पॉसिबल ही नहीं है। एसिड को अगर अपन ने ऐड कर दिया तो सारे के सारे जो स्पर्म होंगे वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे भाई, है ना। इसलिए एसिडिक एसिड जो होता है वो नहीं होता। इस क्वेश्चन में आप लोग बड़े कंफ्यूज हुए, है ना। हाँ, बाकी देखो संजय ने एक मात्रा भी लिख दी है कि इतना ऐड करते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो होगा वो 0.2 ग्राम होगा। हर एक की मात्रा जो है वो फिक्स है कि इतना मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट लेंगे, इतने में फॉर्मलिन लेंगे, सोडियम क्लोराइड इतने में लेंगे। हालांकि आज तक कभी भी अपन प्रीवियस पेपर को उठा के देखो तो कंपोजिशन से क्वेश्चन जरूर आए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कंपोजिशन में एक्यूरेट वैल्यू कितनी है उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। तो आप बहुत ज्यादा इस पे फोकस मत करना, बहुत ज्यादा रटने मत बैठना कि सोडियम क्लोराइड इतना है, बाइकार्बोनेट इतना है, फॉर्मलिन इतना है। जबरदस्ती की एनर्जी उसमें वेस्ट होगी, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कंपोजिशन में सिर्फ नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनका कितना परसेंटेज है, कितने ग्राम में है, उन पे आप मत जाना, है ना। देखो देखो सचिन ने मैसेज कर दिया, सर कितना होता है। मत जाओ सचिन, है ना, मैं मना कर रहा हूँ आपसे। आप जो मेन चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस किया करो। इन पे आप अब ये याद करने बैठोगे कि सोडियम हमारे पूरे बुक में कितने सारे रिएजेंट हैं, कितने सारे सॉल्यूशन हैं, सबके कंपोजिशन के नाम ही याद करना तो बड़ा मुश्किल होता है। अब उन कंपोजिशन में अगर अपन ग्राम याद करने बैठो
तो बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की, है ना। और खिचड़ी को बनाना भी नहीं है आपको, जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आते इस तरह से क्वेश्चन भाई। जबरदस्ती आप अपने सिलेबस को मत बढ़ाया करो, अपने जितना आपके लिए जरूरी है उतना ही, ठीक है। बाकी कितना होता कितना नहीं होता वो आप बुक खोल के एक बार देख लेना। चलो, अच्छा किस लिए यूज करते हैं ये सचिन, मैं अभी डिस्कस किया मैंने। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो पीएच को एल्कलाइन पीएच बना के रखता है। आपको ध्यान होगा एक बार जब अपन एनाटॉमी में भी जब अपन इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उससे भी बाइकार्बोनेट सीक्रेट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड, ध्यान है आपको। वो जो ग्लैंड होती है वो बाइकार्बोनेट सीक्रेट करती हैं, क्यों करती हैं? ताकि हमारे स्टमक से जो एसिड निकल के जा रहा है वो एसिड न्यूट्रल हो जाए। मतलब बाइकार्बोनेट जो है वो एल्कलाइन पीएच का है याद आपको? एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना, शुरुआत में बाइकार्बोनेट सीक्रेट होता है जो अपने स्टमक से निकलने वाले एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो एल्कलाइन पीएच की वजह से अपन इसका यूज करते हैं। बाकी घनश्याम ने तो याद कर रखा है कि 50 ग्राम लेते हैं, 3 ml ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। द टर्म नेक्रोजूस्पर्मिया, एक वर्ड है नेक्रोजूस्पर्मिया, मेडिकल टर्म है ये। अब इस टर्म का मतलब क्या है? इस टॉपिक में करीब 5-6 टर्म हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स में सब इकट्ठे डाल दिए अलग से ही, टेस्टिंग पार्ट में पहुंचने से पहले ही मैंने सारे के सारे जो मेन है वो सारे के सारे डाले हैं। उसमें एक नेक्रोजूस्पर्मिया भी है। क्या होता है भाई नेक्रोजूस्पर्मिया? मैंने क्वेश्चन में डाला था, नेक्रोजूस्पर्मिया का मतलब होता है सीमेन में स्पर्म तो हैं लेकिन सारे के सारे डेड हैं, मरे पड़े हैं। अगर वो डेड है तो वो किसी काम के नहीं, स्पर्म है लेकिन डेड है तो कोई मतलब नहीं। मोटाइल होना ही चाहिए, अगर लाइव भी होना चाहिए और मोटाइल भी, अच्छी मोटिलिटी होना चाहिए। ओवा को वो तभी फर्टिलाइज कर पाएंगे जब वो अच्छे से मोटाइल होंगे, ठीक है। डेड स्पर्म जो होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं, 39 लोगों का सही आंसर इसमें रहा। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हुए, भाई मत नहीं मत इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कुछ 4-5 टर्म है ना, 4-5 टर्म देखो मैं यहीं से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में एक लिखा है स्पर्म एब्सेंट इन सीमेन। जब सीमेन में स्पर्म एब्सेंट होंगे तो उसके लिए वर्ड है एजूस्पर्मिया, ठीक है। नो सीमेन वॉल्यूम इजोकुलेट, जब सीमेन कोई पेशेंट दे ही नहीं पा रहा तो उसके लिए एक वर्ड है एस्पर्मिया, ठीक है। बाकी नॉन मोटाइल के लिए तो कोई अलग से वर्ड नहीं है ना। बाकी और अपने 1-2 क्वेश्चन और भी हैं इससे टर्म से, तो अपन उस पर और डिस्कशन करेंगे। बाकी ये 2-3 वर्ड आप याद कर लोगे तो इतने भी एग्जाम में ज्यादातर इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। व्हाट इज नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन इन सिंगल इजैकुलेशन? एक बार के इजैकुलेशन में 2 से 6 दिन का एक गैप हो, उसके बाद कोई सीमेन दे रहा है तो कितने वॉल्यूम में सीमेन वो पेशेंट देता है, देना चाहिए नॉर्मली? नॉर्मल कितना सीमेन होता है एक नॉर्मल पर्सन का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 से 5 ml एक पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में 2 से 5 ml सीमेन देता है ना। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पांस देखूं तो वैसे बढ़िया अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। 44 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई। कुछ लोग ही 10-12 लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो 5 से 10 ml पे चले गए। इसका एक बड़ा अच्छा किस्सा मुझे याद है। मैं एक जगह पे जॉब करता था तो गलती से मैंने 10 ml लिख दिया था। तो मेरे जो पैथोलॉजिस्ट थे वो आए, क्यों भाई? तो मेरे से बोले कि क्यों गौरव, क्या सांड का वो लेके आ गए क्या, किसी सांड का सीमेन लेके आ गए क्या? तो उसके बाद से मुझे हमेशा याद रहता है कि भाई 5 ml ही होता है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है एक मेल पर्सन के लिए। किसी भी अपन ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में 5 ml ज्यादा से ज्यादा इतना ही पॉसिबल होता है ना। तो इस तरह से कोई भी एक चीज से आप कोरिलेट करके चीजों को याद कर लिया करो, ठीक है। 2 से 5 ml ही सीमेन इजैकुलेट होता है एक बार में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा, which of the following term is used when there is absence of semen by ejaculation? थोड़ी देर पहले ही मैं बात कर रहा था इस क्वेश्चन की।
अगर इजैकुलेशन हो ही नहीं पा रहा पेशेंट से, सीमेन निकल ही नहीं पा रहा, हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन हो किसी पेशेंट की कि वो कोशिश तो कर रहा है सीमेन देने की, सीमेन का सैंपल देने की, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा हो, है ना, या इंटरकोर्स के टाइम पे भी नहीं निकल पाता हो, है ना। ये जो कंडीशन है इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, इसको अपन एस्पर्मिया कहते हैं। पहला आंसर इसका बिल्कुल सही है भाई, एस्पर्मिया और एजियोस्पर्मिया। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को, थोड़े से मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोनों शब्दों में। एस्पर्मिया मतलब सीमेन इजैकुलेट ही नहीं हो रहा, एजुस्पर्मिया मतलब सीमेन तो इजैकुलेट हो रहा है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं है। हमारे पास सैंपल आ गया है लेकिन उसमें जब हमने माइक्रोस्कोपी की तो हमने देखा कि उसमें तो स्पर्म है ही नहीं, है ना। तो जब स्पर्म नहीं होंगे तो एजुस्पर्मिया, लेकिन पेशेंट दे ही नहीं पा रहा तो उसको अपन एस्पर्मिया, है ना। इनमें और वर्ड भी हैं, जैसे यहाँ पर ओलिगोजियोस्पर्मिया लिखा है। ओलिगोजियोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट जो हो वो कम हो, है ना, स्पर्म काउंट जब कम होती है तो अपन ओलिगोजियोस्पर्मिया। और नेक्रो तो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, डेड स्पर्म अगर ज्यादा होंगे। ये चारों टर्म जरूर आप याद कर लेना, ये एग्जाम में हिसाब से बड़े इंपोर्टेंट है। देखो वीर ने लिखा है कि सर ये एनएचएम में क्वेश्चन आए थे और उनमें कंफ्यूजन हुई थी, तो वीर ये बिल्कुल एक जैसे वर्ड हैं, इनमें कंफ्यूजन हुई थी, आज होती है अपन को, है ना। तो आप इनको याद रखना, है ना। यहाँ ए अकेला शब्द लिखा है मतलब सीमेन नहीं है, ए जू अगर पूरा लिखा है मतलब उसमें स्पर्म नहीं है, ठीक है। चलो चंदन का भी एक मैसेज है सर एनएचएम में आया था ये क्वेश्चन, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर मैं आने से पहले आप लोगों को देखूं साथ में से कितने लोगों ने सही दिया था इसका। कंफ्यूज हुए आप लोग इसमें, क्वेश्चन में 38 लोगों का सही आंसर है इसमें, और ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो एजू इस पर, मैं यही बात बोल रहा था आपसे, यही बोला था मैंने आपसे कि इन दो वर्ड में बड़ी कंफ्यूजन होती है। 38 लोगों ने सही आंसर दिया और जो लोग कंफ्यूज हुए सारे के सारे इसी पे गए, एजू स्पर्मिया पे। बिल्कुल जरा सा अंतर है, एब्सेंट ऑफ फीमेल ए स्पर्मिया, एब्सेंट ऑफ स्पर्म एजू स्पर्मिया, है ना। जब स्पर्म नहीं होंगे तो एजू स्पर्मिया, और सीमेन ही नहीं होगा तो ए स्पर्मिया, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। इजैकुलेट शब्द नहीं देख पाए थे सर ओके राजुल, ज्यादा जल्दबाजी में मत दिया करो आप एग्जाम, इत्मीनान से क्वेश्चन को पहले समझ लिया करो, खास तौर पे जिनमें एक जैसे शब्द हों, है ना। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ही अपन को आंसर देना है। और ऑप्शन पे भी अपन को बड़ा फोकस करना है, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, जो कंफ्यूजन, एक हर्षित का मैसेज है कि जो कंफ्यूज जो हुए हैं वो क्वेश्चन से नहीं पढ़े, हाँ क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े थे बिल्कुल हर्षित, है ना। एक और मैसेज आ गया सर मुझे इजैकुलेट नहीं, मुझे ये लोग इजैकुलेट ही याद था, ओके चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लिया करूँ ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। व्हाट इज नॉर्मल स्पर्म काउंट इन 1 ml सीमेन, 1 ml सीमेन में स्पर्म काउंट कितने होंगे। इसमें भी व्हाट्सएप ग्रुप पे बड़े मैसेज चले हैं आप लोगों के कि सर ये ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। बुक में देखना भाई, नोट्स में भी मैंने इसकी नॉर्मल रेंज भेजी है आपको। नॉर्मल रेंज जो होती है वो 50 से 150 मिलियन पर ml होती है ना। नॉर्मल रेंज जितनी भी होती है ज्यादातर वो अपन पर ml के हिसाब से ही करते हैं, है ना। पर ml मतलब 1 ml, 1 ml में जो वॉल्यूम होगी वो 50 से 150 ml होती है ना। कहीं एक शायद एक दो बुक ऐसी हैं जिनमें 200 से 250 भी है बुक में रेफरेंस। 200 250 जो है वो इजैकुलेट का है कि एक बार के इजैकुलेट में 200 250 ml मिलियन, 200 250 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो इजैकुलेट हो जाते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 ml एक बार में निकल रहा है, 2-2.5 ml के आसपास, तो 2-2.5 ml निकल रहा है तो उससे अपन ने 50 ml के हिसाब से अपन ने उसको गुणा कर दिया तो 200 250 मिलियन के करीब उसमें स्पर्म हो गए, तो उसके हिसाब से वो एक वैल्यू अलग है। लेकिन यहाँ पर 1 ml में जब अपन सीमेन की बात करेंगे तो उसमें जो स्पर्म काउंट होंगे वो 50 से 150 मिलियन ही होंगे। और वोटकर में अवधेश ने लिखा कि सर 15 से 300 तक लिखा है, 15 से 300, चलो मैं एक बार देख लूंगा अवधेश, है ना। ज्यादातर पॉइंट्स मेरे ओची वाले बुक के हैं, तो वोटकर में अगर है तो मैं इसको नोट्स में भी चेंजेस कर दूंगा, एक बार वोटकर को
मैं भी पढ़ लूंगा, ठीक है। चलो बाकी नोट्स में मैंने 50 से 150 ही डाला था। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो 40 लोगों ने बिल्कुल जो मैंने नोट्स में डाले हैं वो ही सही आंसर 50 से 150 लिखा है, ठीक है। 150 से 300 जो होता है वो फ्रक्टोज होता है, सुरभि ने बिल्कुल सही कहा। 150 से 300 फ्रक्टोज होता है, ये तो बिल्कुल सही। कुछ लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे फ्रक्टोज की लिमिट से। फ्रक्टोज की नॉर्मल रेंज 150 से 300 है, ठीक है। हाँ वो फ्रक्टोज की वैल्यू है, सुरभि ने, संजय ने बिल्कुल सही कहा है। स्पर्म काउंट की वैल्यू तो यही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, 50 से 150 मिलियन पर ml, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। विस्कोसिटी ऑफ सीमेन, सीमेन की जो विस्कोसिटी होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। हमको ये देखना हो कि सीमेन विस्कस ज्यादा तो नहीं है या बहुत कम विस्कस तो नहीं है, मतलब नॉर्मल है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे। ये देखो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पोर्शन से क्वेश्चन है। फिर बोलूंगा, मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, प्रैक्टिकली पोर्शन में हम कैसे प्रोसीजर करते हैं, कैसे क्या करते हैं ना, इस तरह के पॉइंट्स मैंने नोट्स में नहीं डालता हूं कि अपन ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये डिस्कशन जरूर अपनी क्लास में होता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या भूल सकते हो आप? नहीं भूलोगे। विस्कोसिटी जो हम चेक करते हैं वो हमेशा हम थ्रेड की लंबाई से चेक करते हैं, लेंथ की थ्रेड। ये क्या होता है भाई, एक्चुअली अपने पास जो सीमेन आता है तो अपन एक ड्रॉपर के थ्रू सीमेन को ड्रॉपर में ले लिया और उसके बाद उसको अपन गिराते हैं। तो अगर गिराने से वो एक लंबा सा धागा बना रहा है, धागा अगर 2 ml से लंबा है, 2 mm से लंबा, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो विस्कस है, बहुत ज्यादा विस्कस है, हाइपर विस्कोसिटी है उसको, ठीक है। तो नॉर्मल जो सीमेन होता है उसको जब अपन ड्रॉप से लेते हैं, ड्रॉपर से लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा थ्रेड नहीं बना चाहिए ना लिक्विफाई के बाद में। एक बार लिक्विफाई हो गया तो लिक्विफाई होने के बाद में जब अपन उसको ड्रॉपर से गिराएंगे तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, थोड़ा सा अपन करेंगे तो एक ड्रॉप बन जाएगा फिर गिर जाएगा, है ना। एकदम पानी की तरह भी नहीं होना चाहिए कि पानी जैसे होता है, अपन बिल्कुल ज्यादा बड़ा ड्रॉप बना ही नहीं पाते पानी में, है ना। इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा ड्रॉप ड्रॉप बनता जाएगा, गिरता जाएगा, थोड़े से थ्रेड भी बनेंगे ना, बहुत लंबे थ्रेड बनते हैं, मतलब सीमेन जो है वो बहुत ज्यादा विस्कस है। मतलब कहने को मतलब क्या है भाई, विस्कोसिटी सीमेन की हमेशा हम थ्रेड की लंबाई से ही चेक करते हैं, थ्रेड कितना लंबा बन रहा है। अगर थ्रेड ज्यादा लंबा है तो ज्यादा विस्कस है, अगर थ्रेड ज्यादा लंबा नहीं बन रहा है मतलब बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, मतलब बिल्कुल ही विस्कस नहीं है, तो थोड़ा बहुत विस्कस भी होना चाहिए, जरूरी है थोड़ा बहुत थ्रेड बने, तो वो एक नॉर्मल सीमेन के बारे में हमको बताता है। इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में रही आप लोगों को। सिर्फ 15 लोगों के ही आंसर इस क्वेश्चन में सही हैं, और जिन लोगों ने गलत आंसर दिया उन्होंने बोथ BC दे दिया। BC मतलब वॉल्यूम और ऑर्डर। विस्कोसिटी का वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है और स्मेल से भी कोई लेना देना नहीं है ना। वॉल्यूम कोई पेशेंट ज्यादा भी दे सकता है, थोड़ी बहुत कम भी दे सकता है ना। विस्कोसिटी एक अलग चीज है, वॉल्यूम एक अलग चीज है। वॉल्यूम तो उसकी मात्रा है, कोई पेशेंट कम वॉल्यूम में सीमेन दे सकता है, कोई थोड़ी बहुत ज्यादा में दे सकता है, ठीक है। उसका विस्कोसिटी से कोई लेना देना नहीं। किसी ने कम दिया तो हो सकता है उसकी विस्कोसिटी नॉर्मल हो, किसी ने ज्यादा दिया है लेकिन विस्कोसिटी उसकी नॉर्मल नहीं है, तो भी वो एबनॉर्मल सीमेन ही कहलाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। ग्रेड, ग्रेडिंग भी करते हैं अपन, है ना। कहीं कहीं जगह पर ग्रेडिंग होती है और कहीं कहीं पे जगह पे नहीं, बल्कि बेसिकली जो अपन सीमेन की रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें अपन को स्पर्म की ग्रेडिंग करना चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब होता है कि हम जो स्पर्म देख रहे हैं उसमें कितने परसेंटेज वाले मोटाइल हैं, कितने नॉन मोटाइल हैं, कितने ऐसे हैं जो धीरे धीरे चल रहे हैं, है ना। उसके हिसाब से अपन उसकी ग्रेडिंग तय कर देते हैं, A B C। जो A वाले हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे, B वाले थोड़े कम अच्छे और C वाले जो होते हैं वो ज्यादातर डेड वाले होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्रेड A वाले कौन से हैं, तो भाई A ग्रेड, हाँ, ग्रेडिंग के हिसाब से 3 टाइप की ग्रेडिंग दी है इसकी। ए ग्रेड, देखो बच्चों को ए ग्रेड तभी मिलता है जब वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, है ना। मान लो 3 रनर हैं, प्राइज देना है किसी को, तो
फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज। फर्स्ट उसी को ही मिलेगा ना जो बहुत ज्यादा तेज चला है, बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ा है रनर में, है ना। तो ग्रेड ए किसको मिलेगा? जो बहुत ज्यादा फास्ट स्विम करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट चलेंगे, है ना। देखो ग्रेडिंग में 3 ग्रेडिंग होती है। मैं एक बार इसकी इमेज के थ्रू आपको समझाते हुए चलता हूँ। स्पर्म की मोटिलिटी के आधार पर अपन इसको 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिवीजन, हाँ बहुत बढ़िया, जितेंद्र ने लिखा फर्स्ट डिवीजन दे दी उसको अपन ने। ग्रेड ए वाले जो होते हैं, कैसे स्पर्म होते हैं ग्रेड ए वाले? इनकी मोटिलिटी बड़ी फास्ट होगी। कभी आप लोगों ने माइक्रोस्कोपी देखी है सीमेन की? स्पर्म बहुत तेज फास्ट मोटाइल करते हैं। अगर नॉर्मल स्पर्म है तो बहुत तेज गति से फास्ट मोटाइल होते हैं। तो जो एकदम सीधे सीधे एकदम भाग जा रहे हैं, फॉरवर्ड चले जा रहे हैं और भाग रहे हैं, तो वो अपने ए ग्रेड के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे स्पर्म जो एकदम सीधे ना भागकर थोड़े कभी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चल रहे हैं, है ना, बिल्कुल सीधे नहीं जा रहे हैं और थोड़ी स्पीड भी उनकी कम है, उनको अपन बी ग्रेड के अंदर रखते हैं। सी ग्रेड के अंदर वो आएंगे जो या तो बिल्कुल ही डेड है या फिर वही की वही पूंछ ला रहे हैं या थोड़े बहुत खिसक रहे हैं, है ना। तो उनकी मोटिलिटी के आधार पर अपन को 3 ग्रेड में डिवाइड करते हैं। तो ए ग्रेड मतलब जो ज्यादा फास्ट है। यही हमारा क्वेश्चन था भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें भी 39 लोगों के आंसर सही है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन था भाई, ये अपन को रटने वाली चीजें नहीं है, ये आपकी समझने वाली चीजें है। एक बार आपने दिमाग में बिठा ली तो अपने आप ही इसमें समझने वाले, देखो एक बार समझ लिया आप लोग, ए ग्रेड हमेशा तभी मिलेगा जब कोई रनर तेज भागेगा। तेज भागने वाले को यहाँ पर अपन ए ग्रेड देते हैं, जो बिल्कुल नहीं भागता उसको सी ग्रेड देते हैं, जो थोड़ा बहुत धीरे भागता है उसको अपन बी ग्रेड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। और एक संजय का मैसेज है कि सर स्कूल का राउंड लगाकर आने वाले स्टूडेंट को ग्रेड बी में है। ओके, तो जो बहुत तेज भाग के आ गया था उसको अपन ने ए ग्रेड में दे दिया। जिसने राउंड तो लगा दिया लेकिन बहुत पीछे रहा, लेकिन फिर भी अपन ने कहा चलो दौड़ तो लिया बेचारे, तो बी ग्रेड दे दिया। अब कुछ बीच में ही सो गए, थक गए, बैठ गए, तो उन्हें आपको अपन ने सी ग्रेड दे दिया। ओके, चलो, मजेदार टॉपिक है। इस सी मैन बड़ा मजेदार टॉपिक है वैसे, ना। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ पॉइंट हैं जिनको अपन को मेमोराइज करना पड़ता है, बाकी अच्छा टॉपिक है। अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ स्पर्म? स्पर्म की लंबाई कितनी होती है, ये आपको बताना है। स्पर्म की लंबाई कितनी होगी भाई? पढ़ा है अपन ने थ्योरी में, 60 माइक्रोमीटर अपन ने स्पर्म की लंबाई पढ़ी है। अगर एग्जाम में कभी कभी अपन ने जैसे एग्जैक्ट वैल्यू पढ़ी है, कभी एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर कभी कभी वो रेंज में आ जाती है। अगर अपन ने 60 पढ़ी है तो 60 की अगर आप रेंज बनाओगे तो वो 50 से 70, थोड़ी बहुत कम से थोड़ी बहुत ज्यादा, ना। 60 से थोड़ा कम कर दिया तो 50 हो गया, 60 से थोड़ा ज्यादा किया तो 70। मतलब उसकी अगर अपन 60 को रेंज में कन्वर्ट करें तो वो रेंज कितनी, 50 से 70 माइक्रोमीटर हो जाएगी ना। ये जो 4 ऑप्शन थे, 5 से या 10 से या 20 से, इनमें 60 माइक्रोएम के आसपास हमारी होती, तो उसके हिसाब से 50 से 70 माइक्रोएम उसकी टोटल लंबाई होगी, है ना। अब इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना आप, लेंथ कभी सिर्फ स्पर्म का हेड आए, हेड अकेला, तो वो सिर्फ 5 माइक्रोमीटर का होता है। अगर उसका बॉडी अकेली आए तो वो भी 5 माइक्रोमीटर की होती है ना। टेल जो होती है वो सबसे लंबी होती है, 50 माइक्रोमीटर। अपन ने, मैं इसका एक बार डायग्राम खोल देता हूँ तब आपको समझाता हूँ, है ना। इसका हेड जो होगा वो सिर्फ 5 माइक्रोमीटर का होगा। अब देखो कुछ जो साइंटिस्ट थे, पुराने साइंटिस्ट, वो इसको पूरी की पूरी एक सेल मानते थे इसके सिर्फ। एक्चुअली सेल क्यों मानते थे? क्योंकि इसका जो हेड होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब इसको उन्होंने एक पूरी पूरी सेल मान ली। अब यहाँ की इसकी जो पूंछ निकल रही है, उस पूंछ को कई जो साइंटिस्ट थे वो सीलिया मानते थे। सीलिया मतलब उसकी अलग से बाल के रूप में एक सीलिया निकल गया, तो उसको वो एक सेल में काउंट नहीं करते थे। तो इसके हिसाब से अगर अपन काउंट करें तो स्पर्म जो होगा वो सबसे छोटी सेल के अंदर काउंटिंग होगी इसकी, क्योंकि सिर्फ 5 माइक्रोमीटर का ही है। बॉडी के अंदर बात करें अपन, ना, बॉडी में सबसे छोटी सेल फिर ये हो जाएगी। तो एक चीज आप हमेशा दिमाग में बिठा के रखना, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया है कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, उसमें अगर स्पर्म आंसर है ना, तो स्पर्म सही आंसर होगा, क्योंकि कुछ बुक में भी स्पर्म ही मेंशन है ना। लेकिन आरबीसी अगर ऑप्शन में है तो आरबीसी सही आंसर होगा। क्यों?
क्योंकि इसकी पूरी लेंथ जब अपन कवर करेंगे तो वो 60 माइक्रोमीटर की हो जाती है। वैसे ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी चांसेस हो ही नहीं सकता। एग्जामिनर भी समझते हैं भाई, है ना, या तो वो स्पर्म देंगे या आरबीसी देंगे। स्पर्म आंसर आए ऑप्शन में है तो स्पर्म सही आंसर होगा, आरबीसी अगर ऑप्शन में है तो आरबीसी सही आंसर होगा। उसमें बड़ी कंफ्यूजन है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ब्लड कंपोनेंट में सबसे छोटी सेल, तो ब्लड कंपोनेंट अगर ब्लड जुड़ा है तो उसमें प्लेटलेट सबसे छोटी सेल होती है ना। तो इस क्वेश्चन में बड़ी कंफ्यूजन होती है सबसे छोटी सेल वाले में। सबसे बड़े में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सबसे बड़े में तो सिर्फ एक ही है, अपनी ओवा। ओवा जो होती है वो बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में 32 लोगों का आंसर जो था बिल्कुल सही था, ज्यादातर लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया मैं। इन स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर प्रेजेंट होता है? पढ़ा था अपन ने थ्योरी में इसको। न्यूक्लियस जो होता है वो हेड में प्रेजेंट होता है। थोड़ी देर पहले अपन जब डायग्राम पढ़ रहे थे, डायग्राम को एक बार फिर खोल देता हूं मैं। इस पे जाओ, आप देखो इसी डायग्राम को जरा अच्छे से देखो आप। न्यूक्लियस ऊपर का जो हेड होता है, हेड के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। सबसे ऊपर एक्रोसोमल की एक कैप उसमें लगी रहती है। बीच वाला जो नेक वाला पोर्शन है, इस नेक वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी टेल जो होती है वो सिर्फ इसकी मोटिलिटी के लिए होती है। टेल में बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं है, सीलिया है एक तरह से ना। तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो हमेशा मिडिल पीस में ही होगा। उसके जो नेक भी अपन इसको बोल सकते हैं, कई जगह पे नेक है, कई जगह पे बॉडी वर्ड भी है, बॉडी भी अपन इसको बोल सकते हैं। स्पर्म की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़े कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग। 33 लोगों का आंसर सही है। जो लोग कंफ्यूज हुए उन्होंने हेड लिखा है, हेड में न्यूक्लियस होता है भाई, है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। हेड में न्यूक्लियस होता है, बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों अलग अलग जगह पे। अपनी बाकी की जितनी भी सेल हैं, स्किन की सेल हो या कोई दूसरी सेल हो, है ना, जो अपन ने पढ़ी है, ज्यादातर सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर। एब्सेंस या फिर लो फ्रक्टोज, अगर किसी पेशेंट में फ्रक्टोज एब्सेंट ये है ही नहीं बिल्कुल, या फिर थोड़ी कम मात्रा में है, लो लेवल है, उसको बहुत ज्यादा लो लेवल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा पेशेंट को? ये चार ऑप्शन थे आपके सामने कि स्पर्म जो होंगे वो एब्सेंट हो जाएंगे उसके, या फिर इमोर्टल हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे सारे, या फिर एबनॉर्मल बन जाएंगे, उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, या फिर यहाँ पे चौथा ऑप्शन में लिखा था। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। फ्रक्टोज का लेवल अगर कम होता है तो दो चीजें हो जाएंगी। एक तो स्पर्म जो होंगे वो लगभग एब्सेंट ही हो जाएंगे। ज्यादातर जो एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट होते हैं उनमें फ्रक्टोज जो होता है वो एब्सेंट होता है ना। फ्रक्टोज भी एक रीजन है एजोस्पर्मिया का। अगर किसी पेशेंट में फ्रक्टोज नहीं बन पा रहा, अगर फ्रक्टोज नहीं बन पा रहा है, फ्रक्टोज क्या काम करता है? फ्रक्टोज जो होता है वो स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। अगर फ्रक्टोज नहीं बन पा रहा है तो स्पर्म जो होंगे उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी नहीं मिलेगी तो कई बार स्पर्म बन ही नहीं पाते, कई बार तो बन जाते हैं लेकिन वो डेड हो जाते हैं, एकदम तुरंत ही डेड हो जाते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो तुरंत, अगर इस फ्रक्टोज थोड़ी कम मात्रा में है तो बन तो जाते हैं, लेकिन जब वो सीमेन में एजोकुलेट होते हैं तो उस टाइम पर वो इमोर्टाइल हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन बनेंगी अगर फ्रक्टोज का लेवल कम होगा तो, या बिल्कुल खत्म होगा। स्पर्म या तो एब्सेंट हो जाएंगे या फिर इमोर्टल हो जाएंगे। स्पर्म की जो एबनॉर्मलिटी अपन ने पढ़ी है कि हेड दो हो गए, टेल दो हो गए, या फिर बहुत लंबा हेड हो गया है, इस तरह की जो एबनॉर्मलिटी होती है उसका फ्रक्टोज से कोई लेना देना नहीं होता है ना। फिर वो एक अलग चीज है भाई, एबनॉर्मलिटी होती है तो वो फिर क्यों हो रही है उस पर फिर और ज्यादा रिसर्च करना है। संजय का एक मैसेज है, संजय ने एक वर्ड ऐड किया है इसमें, एक और मेडिकल टर्म है एस्थेनोजूस्पर्मिया। ये स्पर्म में बहुत सारे मेडिकल टर्म बनते हैं एक्चुअली। संजय बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर फ्रक्टोज की कमी होती है, संजय ने लिखा है कि फ्रक्टोज की अगर कमी होती है तो उसके लिए भी एक वर्ड है
एस्थेनोजूस्पर्मिया। बहुत बढ़िया संजय। संजय बड़े अच्छे स्टूडेंट है अपनी क्लास के, काफी डीप में पढ़ते हैं। पर संजय का भी इस बार एनएचएम में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं संजय, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप। लेकिन थोड़ा सा पहले जो अपनी इंपोर्टेंट चीजें हैं उन पे ज्यादा फोकस किया करो आप, ठीक है। 13 नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स जो रहा वो 31 लोगों का सही आंसर है। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। जो लोग कंफ्यूज हुए थे वो सिर्फ एब्सेंट पे ही चले गए थे। अगले क्वेश्चन पर आ गया मैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सीमेन फ्रक्टोज। सीमेन फ्रक्टोज को जो हम टेस्ट करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब हमको सिर्फ इतना ही पता करना है कि प्रेजेंट है या नहीं है तो है है या नहीं है, ये सिर्फ पता करना हो तो हम कौन से रिजल्ट के थ्रू पता करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। पढ़ा है अपन ने थ्योरी में, फ्रक्टोज को टेस्ट करने के लिए अपन रिसोर्सिनोल रिएजेंट याद कर लेना, ये बड़ा इंपोर्टेंट है, ये 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। एम्स वगैरह की एग्जाम मुझे याद है, ये क्वेश्चन आया है एम्स के पेपर में, एम्स नागपुर के। सीमेन में फ्रक्टोज को डिटरमाइन करने के लिए अपन रिसोर्सिनोल रिएजेंट का यूज करते हैं। अच्छा क्वेश्चन डाला था मैंने, ये प्रीवियस पेपर का है ये, और इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा आप लोगों का। 48 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सिर्फ कुछ लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए, जिन्होंने, मेरे ख्याल से कुछ लोग तो सिर्फ तुक्के वाले ही होते हैं, उनको मतलब ही नहीं है। बेनेडिक्ट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे, जो लोग कंफ्यूज हुए बेनेडिक्ट में ग्लूकोज लगाते हैं अपन, शुगर यूरिन में, यूरिन की शुगर लगाना हो तो बेनेडिक्ट से। यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है बेनेडिक्ट जो होता है वो यूरिन शुगर। सीमेन की फ्रक्टोज जो है वो सीमेन की शुगर है, फ्रक्टोज भी एक तरह से शुगर ही होती है, लेकिन ये सीमेन की शुगर लगाना हो तो अपन रिसोर्सिनोल रिएजेंट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल पीएच ऑफ सीमेन। सीमेन का नॉर्मल पीएच कितना होता है, अच्छा क्वेश्चन है। पीएच मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, सीमेन जो होता है वो एल्कलाइन होता है। सीमेन एल्कलाइन पढ़ा है अपन ने थ्योरी के टाइम पे, है ना। तो एल्कलाइन होता है तो कितना होता है भाई, ये भी थोड़ा ध्यान रखना आप, है ना। इसमें ऊपर के जो 6.5 और 7.0 ये पीएच तो एसिडिक वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल रिजेक्शन में चले गए। 7.5 और 8.0 इसमें जरूर थोड़ी कंफ्यूजन आप लोगों को हुई होगी, और बिल्कुल हुई है कुछ लोगों को। 33 लोगों ने बिल्कुल सही चौथा आंसर दिया, और 13-14 लोगों ने 3 नंबर का आंसर दिया है, वो इसी में कंफ्यूज हो गए। एल्कलाइन होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एल्कलाइन, एकदम स्लाइटली एल्कलाइन। अपना स्टूल जो होता है वो देखो, स्टूल भी एल्कलाइन होता है लेकिन वो स्लाइटली होता है। ये सीमेन जो होता है वो एल्कलाइन थोड़ा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा, 8.0 इसका पीएच होगा। स्टूल जो होगा उसका पीएच 7.5 होगा। यूरिन का पीएच थोड़ा एसिडिक होता है 6.5 के आसपास, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रही है, एक दो स्टूडेंटों ने ग्रुप पे मैसेज भी डाले थे, सर इस क्वेश्चन में पहला ही आंसर था वही। कुछ एक दो स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे, किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर पहला आंसर की जगह पे दूसरा आंसर आ रहा है, तो नहीं था वही। मैंने गूगल फॉर्म में जाके चेक किया तो पहला ही आंसर मैंने दे रखा था, मुझे लगा शायद गलती हो गई होगी। प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन पेपर है ये। कासा का मतलब क्या होता है, कासा का फुल फॉर्म क्या होता है, और 18 लोगों के ही इसमें आंसर सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं आपको थ्योरी के नोट्स भेजता हूं तो उसमें आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन नहीं पढ़ते। प्रीवियस पेपर आप जरूर पढ़ो, कई बार क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट, वैसे के वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। एक किसी पेपर में अगर एक क्वेश्चन आया तो वही का वही सेम दूसरे पेपर में भी आ जाता है, ये मैंने देखा है। और नहीं भी आता हो तो भी अपन को एक गाइडलाइन मिल जाती है। प्रीवियस पेपर का पेपर क्वेश्चन था ये। कासा का मतलब क्या है, कासा का जो फुल फॉर्म होता है वो कंप्यूटर असिस्टेंट सीमेन एनालिसिस होता है। हाँ प्रीवियस पेपर में ही है मोना गुप्ता, मैंने जान, एनसीएल में। बहुत बढ़िया, घनश्याम ने तो लिख भी दिया, एनसीएल का पेपर है ये। एनसीएल में ये क्वेश्चन पूछा था। कासा का फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्यूटर असिस्टेंट सीमेन। इसका मतलब क्या होता है इसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली अपन सीमेन जो देखते हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से अगर अपन देख रहे हैं, है ना, तो उसी को अपन थोड़ा और मॉडिफाई करके थोड़ी अच्छी टेक्निक यूज करें तो उसमें अपन ऊपर कैमरा लगा दो, कैमरा लगा के फिर उसको उसका एक सॉफ्टवेयर आता है ना, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको असिस्ट करो, तो वो जो कंप्यूटर होता है वो खुद ही असिस्ट कर लेता है।
और उसके हिसाब से वो अलग अलग परसेंटेज में उसको ग्रेड 1 वाले कितने हैं, ग्रेड 2 वाले कितने हैं, है ना, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो असिस्ट करके अपन को रिपोर्ट दे देता है। तो इस ये जो टेक्निक है इसको अपन कासा बोलते हैं या फिर कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस बोलते हैं। पहला वाला जो आंसर है वो इसका सही है, और इसमें बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग, 18 लोग ही इसमें सही आंसर दे पाए। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे उन्होंने 3 नंबर पे गए कि काउंटिंग एक्यूरेट स्पर्म ऐसे, इस तरह से कोई वर्ड नहीं होता यहाँ पर। जो बाकी के जो 3-4 ऑप्शन में है, शायद मेरे ख्याल से स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर बी होना होना चाहिए इसका आंसर। ग्रुप में किसी का मैसेज था कि बी होना चाहिए, बी नहीं होगा भाई। कंप्यूटर से अपन असिस्टेड तो करते हैं, लेकिन स्पर्म करते भले ही है, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है वो सीमेन ही है। सीमेन को एनालिसिस अपन कर रहे हैं ना, स्पर्म का एनालिसिस, स्पर्म को अपन देखते हैं ये बात अलग है, लेकिन एनालिसिस अपन पूरे सीमेन को कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो वर्ड है, पहला जो फुल फॉर्म है वो ही सही है ना। हालांकि एनसीएल में पूछा था, लेकिन एनसीएल से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा निकाला, वहीं से है। बाकी मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए थे थोड़े से, एनसीएल में ऑप्शन जो थे वो थोड़े अलग थे। ये जो पूरी टेक्निक है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कासा कहते हैं इसको अपन, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही जितेंद्र, ये बात बिल्कुल सही है कि सीमेन में ही अपन स्पर्म देखते हैं, ये तो सही है, लेकिन उसका जो फुल फॉर्म है वो वहां पर एस का मतलब सीमेन ही है, ठीक है। वो टेक्निक में एस का मतलब सीमेन, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है भाई अपनी क्लास का आज का, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक थे अपन ने, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें भी मैंने नहीं डाले। थोड़े डीप पोर्शन पे भी अपन बाद में जाएंगे जब अपने पूरे एमसीक्यू की एक सीरीज चलेगी। एक क्वेश्चन जो था वो तो थोड़े अलग हटके डाला सीमेन से, फुल फॉर्म HCG का। एक्चुअली अलग हटके तो है, लेकिन थोड़ा सा उससे कोरिलेट करता है ये टॉपिक। HCG क्या होता है मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। देखो, मेल में फर्टिलिटी अगर अपन चेक करना है, इनफर्टिलिटी चेक करना है, तो अपन सीमेन कर लिया ना। फीमेल में इनफर्टिलिटी चेक करने के लिए 2-3 टेस्ट होते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है बीटा एससीजी, है ना। बीटा एससीजी का मतलब क्या होता है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है तो उस टाइम पे उसका बीटा एससीजी जो होता है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगता है। ये एससीजी जो हार्मोन है ना, हार्मोन सीक्रेट होने लगता है। एक बार कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो ये जो हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन का फुल फॉर्म, ये एक्चुअली एससीजी जो है वो एक हार्मोन है। तो इस हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। हालांकि सीमेन से ये अलग हटके क्वेश्चन है, मैंने डाला इसलिए था थोड़ा सा इससे मिलता जुलता वर्ड है ना। तो कभी एग्जाम में आज कम से कम फुल फॉर्म तो आपको मालूम हो ही। एससीजी का जो फुल फॉर्म होता है अब वो होता है ह्यूमन क्रोनियक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। आपको याद होगा अपन यूपीटी, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो लगाते हैं, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में अपन एक्चुअली यही वाले हार्मोन को ही डिटेक्ट करते हैं। अगर यूरिन में देखो, प्रेगनेंसी अगर थोड़ी लेट हो जाती है, 2-3 महीना के बाद हो जाती है, तो उसके बाद ये जो हार्मोन होता है वो यूरिन के थ्रू भी पास आउट होने लगता है। तो यूरिन के थ्रू अगर अपन को यूपीटी जब प्रेगनेंसी टेस्ट लगाते हैं, तो ये हार्मोन अगर प्रेजेंट है तो यूपीटी पॉजिटिव आएगी, अगर एब्सेंट है तो यूपीटी नेगेटिव आएगी। मतलब प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए अपन ये हार्मोन का यूज करते हैं, और इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ह्यूमन क्रोनियक गोनाडोट्रोपिन इसका हार्मोन होता है। देखो कुछ स्टूडेंट ने लिखा है, मतलब उन्होंने पढ़ा है इसको, सर कभी कभी डॉक्टर को मैंने बीटा एससीजी, हाँ बहुत बढ़िया। देखो हर्षित, अगर यूरिन में अपन डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो सिर्फ एससीजी है, उसकी लो वैल्यू अगर अपन को डिटेक्ट करना है तो वो अपन को ब्लड में डिटेक्ट करना पड़ेगी। ब्लड में जो डिटेक्ट करते हैं अपन, उसे अपन बीटा एससीजी बोलते हैं ना। ब्लड में डिटेक्ट करते हैं बीटा एससीजी, यूरिन में डिटेक्ट करेंगे तो सिर्फ एससीजी, ठीक है। क्योंकि यूरिन में तब आती है जब ब्लड में थोड़ी बढ़ जाती है, ब्लड में जब बढ़ जाएगा एससीजी का लेवल। बिल्कुल, भवन ने बिल्कुल सही लिखा, प्रेगनेंसी में अपन इसको चेक करते हैं, बहुत बढ़िया। और भी 1-2 लोगों के मैसेज आ गए। स्लगिश फॉरवर्ड को समझा दीजिए, ये संजय का है। स्लगिश का मतलब होता है संजय, स्पर्म जब धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे बहुत ज्यादा वहीं वहीं भटक रहे हैं, तो उसको अपन स्लगिश मोटिलिटी उसकी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है ये एससीजी, तो किट यूरिन प्रेगनेंसी किट का आता ही है अपन का, है ना, स्पेशल टेस्ट नहीं है ये, है ना।
एग्जाम में के हिसाब से इस तरह से क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग हटके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। चलो तो इतने ही क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में डाले थे। अपन धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग और बढ़ा देंगे कल से, है ना। आज अपन ने, मैंने सोचा था कि एक दो दिन चलो थोड़ा कम ही रहने देते हैं अपन। कल से अपन और एमसीक्यू की क्लास रहेगी तो थोड़े क्वेश्चन और ज्यादा ले लेंगे, 20-25 क्वेश्चन लिया करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग बताएं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप पूछें, तो अपन उसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी आज की क्लास ओवर होगी और अपन कल फिर एक नए टॉपिक को थ्योरी का अपन पढ़ेंगे। 16 नंबर के क्वेश्चन को सिरभी ने कहा, 16 नंबर सुरभि एक टेक्निक है। कम टेक्निक मतलब अपन इसमें माइक्रो, देखो मैं इसकी फोटो आपको दिखा देता हूँ। माइक्रोस्कोप में ही अपन एक कैमरा फिट कर देते हैं और इसका एक सॉफ्टवेयर आता है। तो वो कैमरे के थ्रू, जब यहाँ पे अपन ने स्लाइड लगाई है तो स्लाइड के थ्रू वो स्पर्म अपन को कैमरे के थ्रू माइक्रोस्कोप पे दिखेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो स्पर्म को एक तो काउंटिंग भी कर लेगा और उनकी मोटिलिटी को चेक कर लेता है, वो कितने परसेंट ए ग्रेड में आ रहे हैं, कितने परसेंट बी ग्रेड में आ रहे हैं, कितने परसेंट सी ग्रेड में आ रहे हैं। तो एक तरह से ये अपन सीमेन का ऑटोमेशन इसको बोल सकते हैं। जिस तरह से अपने बायोकेमिस्ट्री के ऑटोमेशन होते हैं उस तरह से सीमेन का ऑटोमेशन अपना कासा। हालांकि ये भी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही होता है, बस अंतर इतना है कि ये माइक्रोस्कोप के साथ साथ एक कंप्यूटर अपन इसमें अटैच करते हैं और एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। कल अपन ब्रजेश टॉपिक जो रखेंगे वो बॉडी फ्लूइड, बाकी के जो बॉडी फ्लूइड बच रहे हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, सोलंकी ने लिखा है कि मेरे यहाँ है ये वाला माइक्रोस्कोप, तो बहुत अच्छी बात है सोलंकी, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। 10 नंबर के क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। रविता ने लिखा, रविता ने 10 नंबर का लिखा। रविता 10 नंबर के क्वेश्चन में बड़ा सिंपल है। 10 नंबर का, 10 नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन ये था कि ए ग्रेड के अपन कौन से स्पर्म को मानते हैं ए ग्रेड। तो ग्रेड, ये तो अपन ने कितना डिस्कशन किया है, ग्रेड अपन बच्चों को ग्रेड देते हैं तो फर्स्ट पोजीशन में वही आता है जो बहुत तेज भाग रहा है, वही विनर होगा, है ना। तो स्पर्म में भी यही चीज चलती है। स्पर्म में जो एकदम फास्ट फॉरवर्ड हैं, वो बहुत तेज गति से भाग रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, तो अपन उनको ए ग्रेड के अंदर रखेंगे। बी ग्रेड में ऐसे जो मोटाइल तो है लेकिन सीधे ना चलकर थोड़े बहुत ऐसे ऐसे मटकते हुए चल रहे हैं या वहीं वहीं घूम रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपने बी ग्रेड। और सी ग्रेड जो या तो मोटाइल ही नहीं है या फिर मोटाइल भी है तो थोड़ी बहुत उनकी पूंछ मिटक रही है, थोड़े बहुत चल पा रहे हैं, तो वो अपने सी ग्रेड के अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्रोजूस्पर्मिया को संजय ने कहा रिपीट कर दीजिए। संजय, नेक्रोजूस्पर्मिया में क्या कंफ्यूजन है? मेडिकल वर्ड है नेक्रोजूस्पर्मिया और अपन ने पढ़ा था भाई, मतलब होता है कि सीमेन में डेड स्पर्म है, सारे के सारे स्पर्म जो है वो डेड है, तो उसको अपन नेक्रोजूस्पर्मिया। अपन के पास कोई सैंपल आया, जब अपन ने उसकी माइक्रोस्कोपी की तो माइक्रोस्कोपी में हमने देखा कि स्पर्म तो है लेकिन सारे के सारे डेड पड़े हैं, तो उसको अपन नेक्रोजूस्पर्मिया कहेंगे। संजय ने कहा कि सर सीएसएफ हो गया क्या? नहीं संजय, सीएसएफ अपनी कल की क्लास में सीएसएफ होने वाला है। सीएसएफ ही अपन कल करेंगे, सीएसएफ पढ़ेंगे। और सीएसएफ के अलावा साइनोवियल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, ये बॉडी फ्लूइड अपन कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सीएसएफ और अदर बॉडी फ्लूइड ये अपनी कल की क्लास का टॉपिक है। 8 नंबर पे मुकाम ने विकिपीडिया किया है तो 200 तक आया है। देखो चलो 150 से 200 आया गूगल पे। चलो मैं एक बार बुक, मैंने बुक क्वेश्चन बुक से लिए, देखो ये जो नॉर्मल वैल्यू है ना, इनमें बहुत डिफरेंट मिलता है ना। विकिपीडिया पे जो मिला है वो अपन
एक बार मैं अपने बुक पे अपने जो आप भी देखना मुझे ना गॉड कर्व में बताना गॉड कर्व में वैल्यू क्या है तो उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। क्वेश्चन मेरे ही बनाए हुए हैं तो कोई बात नहीं भाई, क्वेश्चन में जो होगा तो अपन एक बार चेक करके अपने नोट्स में वेरीफाई करके मैं नोट्स में अगर लगेगा पॉसिबल तो अपन थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। एक घनश्याम का है कि कुछ की टेल होती है तो माउथ वाले होते हैं तो उनके लिए भी नेक्रोजिस्पर्मिया वर्ड नहीं घनश्याम, उनके लिए एक अलग वर्ड है, वो एबनॉर्मल स्पर्म होते हैं, उनके लिए अपन फिर अलग वर्ड यूज करेंगे। उसका लिए अब कल हुई थी ना अपने डिस्कशन। चलो कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल स्पर्म काउंट को फिलहाल छोड़ के रखो, आप लोग भी चेक करना, मैं भी चेक करूंगा, उसके बाद अपन फाइनल अपने ग्रुप में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो ये तो अपना मेन जो एमसीक्यू की क्लास रहती है वो अपनी डिस्कशन के लिए रहती है, थ्योरी किस तरह से अपन को पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो तो भाई मेरे ख्याल से डिस्कशन काफी हो गया, अब अपन क्लास को ओवर करना चाहिए, तो क्लास मैं अब ओवर करता हूँ, मुझे आज्ञा दें, मिलते हैं अपन कल नाइट में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।